तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासारथी। आज हम फार्माकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें जीपेट में मैक्सिमम एमसीक्यू पूछाए गए। वो है ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। ठीक है, ये जो आज हम लेक्चर देखेंगे उसके बाद मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ कि आपको ये लेक्चर देखने के बाद कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की या तो कोई मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लेक्चर देखिए और इसकी नोट्स बनाइए। इसके बार का जीपेट में कुछ आएगा नहीं, उसकी श्योरिटी मेरी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पहले हम देखते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज क्या होता है। हमको पता है कि पेप्टिक अल्सर दो चीजों की वजह से होता है। ठीक है, कौन सी? एक तो होता है एनसेड्स इंड्यूस पेप्टिक अल्सर, अनेक होता है एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। एच पाइलोरी को हम बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, एनसेड्स मीन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। हम जब लेते हैं तो ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं, जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनिबिट करते हैं। तो जो कॉक्स 1 होता है, कॉक्स 1 का काम होता है स्टमक के अंदर जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका सिक्रीशन करना। ठीक है, देन बाइकार्बोनेट का रिलीज बढ़ाना। ये सब काम किसके होते हैं? कॉक्स 1 के। लेकिन जब हम एनसेड्स देते हैं तो एनसेड्स क्या करेगा? वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनिबिट कर देगा। मतलब एनसेड्स जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं, कॉक्स 2 कब रिलीज होता है? यस, कॉक्स 2 ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन बनता है। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन कॉक्स 2 का रिलीज होता है। अब चलो, इन्फ्लामेशन में मैंने किसी को एनसेड्स दी तो उसने कॉक्स 2 को इनिबिट करके इन्फ्लामेशन को कम कर दिया, लेकिन साथ में उसने कॉक्स 1 को इनिबिट कर दिया। अगर कॉक्स 1 इनिबिट हो गया तो जो हमारा पेट का जो कवच है, जो हमारा स्टमक का प्रोटेक्शन है, वो चला गया। अगर स्टमक का प्रोटेक्शन चला गया तो थोड़ा भी एचसीएल का लेवल बढ़ा तो क्या होगा? एचसीएल जाके हमारी जो स्टमक की वॉल उसको डैमेज कर देगा। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर किसी पेशेंट को होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, स्टमक को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो कि म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और एचसीएल अगर बढ़ जाए, एचसीएल का रिलीज बढ़ गया, ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन कम हो गई जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। ओके, ये बेसिक चीज है। और दूसरा होता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एच पाइलोरी। हमको पता है कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर देता है जिसकी वजह से उधर अल्सर कॉज होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहले तो एचसीएल का रिलीज कैसे होता है। ठीक है, मतलब एचसीएल का काम क्या है। देखो, ये हमारा एक पैराइटल सेल है, ये कोई ब्लड वेसल है। ठीक है, और ये हमारा स्टमक का ल्यूमन है। पैराइटल सेल पे इधर ये न्यूरॉन होता है, ठीक है, जो इसको नर्व सप्लाई करता है। ये कौन सी नर्व होती है? वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होती है 10th क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये जो वेगस नर्व होती है ये रिलीज करेगी, हमको पता है, दैट इज एसीएच, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है? इधर आके बाइंड होता है। जब एसिटाइल कोलिन उसके रिसेप्टर पे बाइंड होगा, देखो एक वस्तु याद रखना, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो पैराइटल सेल है उस पे प्रेजेंट होता है M3 रिसेप्टर। ठीक है, और ये जो न्यूरॉन का प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर है ये होता है M1। ये याद रखना, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जो पैराइटल सेल पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है M3 और प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट होता है M1। ओके, जब ACH M3 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो उससे क्या होगा? HCl का रिलीज बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा, तो इसको मेरे को रोकना है तो मैं कैसे रोक सकता हूं? कि अगर मैं इसके ये जो प्री सिनेप्टिकल रिसेप्टर इसको मैं इनिबिट कर दूं, अगर मैं M1 को इनिबिट कर दूंगा तो क्या होगा? इधर से एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज है वो बंद हो जाएगा। इट इनिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और वो ड्रग हमारे पास है जो M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते, लाइक पायरेनजेपिन एंड टेलेंजेपिन। ठीक है, उसके बाद जो अदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते पैराइटल सेल पे, वो होते एक तो जी सेल के रिसेप्टर। ठीक है, जी रिसेप्टर प्रेजेंट होते, इधर आके क्या बाइंड होता है? गैस्ट्रीन। क्या क्या बाइंड होता है? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन भी क्या करेगा? HCl के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, इधर दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं H2 रिसेप्टर। ठीक है, H2 रिसेप्टर पे अगर हिस्टामाइन आके बाइंड होगा, क्या चीज? इधर अगर हिस्टामाइन आके बाइंड होगा तो भी HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो भी HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और इधर एक पंप होता है जो उसके एपिकल एरिया में प्रेजेंट होता है पैराइटल सेल के, वो पंप होता है
H प्लस K प्लस एटीपेज पंप। ये पंप का काम क्या है, देखो ये पंप क्या करेगा, एक H प्लस आयन को बाहर ले जाएगा और साथ में एक K प्लस आयन को अंदर लेके आएगा। ठीक है, एक H प्लस बाहर जाएगा तो एक K प्लस आयन अंदर आएगा। ये जो दोनों चीजें है ये एक साथ काम करती है। अगर समझ लो इधर पोटेशियम अंदर नहीं आ रहा तो इधर हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा नहीं, दोनों काम करेंगे तो एक साथ, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर और एक अंदर, इस तरीके से ये पंप काम करता है। तो मेन है ये H प्लस। H प्लस से जो एसिडिटी प्रोवाइड करता है, अगर मैं इस पंप को इनिबिट कर दूं तो भी एसिड का रिलीज कम हो जाएगा। तो मैं इसमें किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर सकता हूं, तो पहला मैं M1 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकता हूं। अगर मैंने M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो वो एसिटाइलकोलिन की रिलीज को कम कर देगा, तो मेरा काम हो जाएगा। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, ये जो H2 रिसेप्टर है, ठीक है, H2 रिसेप्टर को मैं ब्लॉक कर दूंगा तो हिस्टामाइन जाके बाइंड होगा नहीं, हिस्टामाइन जाके बाइंड होगा नहीं तो HCl का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि ये जो वो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, अगर मैं इसी को इनिबिट कर दूं, ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी, तो भी मेरा काम परफेक्ट हो जाएगा। तो तीसरा हमने ऐसी ड्रग बनाई जो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को इनिबिट करे। तो हम कुछ इस तरीकों से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं फ्रॉम पेप्टिक अल्सर। ओके, अब हम एक एक करके ड्रग्स का पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर एक एक करके ड्रग्स की डिटेलिंग देखेंगे। सो M1 ब्लॉकर क्या होता है, M1 ब्लॉकर जो भी मैंने बताया, M1 ब्लॉकर में एग्जांपल आता है पायरेनजेपिन एंड टेलेंजेपिन। ठीक है, H2 ब्लॉकर्स में क्या होता है, H2 ब्लॉकर्स में हम अपने ड्रग देते हैं लाइक रेनिटिडिन, सारे टिडिन वाले ड्रग आएंगे। ओके, सिमेटिडिन, रॉक्साटिडिन, फेमोटिडिन, ये सारे जो टिडिन वाले ड्रग्स होते हैं वो सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, H2 ब्लॉकर्स के अंदर। देन एक होता है PGE2 एनालॉग। ठीक है, जो एक्चुअली PGE2 का वो होता है वो PGE1 एनालॉग है, उसका नाम होता है मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल, ठीक है, मीजोप्रोस्टोल क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का एक एनालॉग है। मतलब उसको वो क्या करेगा, जो काम प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहा था, लाइक म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाना और बाइकार्बोनेट का रिलीज करना, जिससे स्टमक के अंदर एसिडिटी मेंटेन रहे, स्टमक का पीएच मेंटेन रहे, ज्यादा एसिडिक ना हो। अगर ज्यादा HCl रिलीज हो गया, ज्यादा एसिडिक हो गया, तो वो हमारी स्टमक की लेयर को डैमेज कर देगा। तो वो डैमेज ना करे इसलिए ये ड्रग हम देते हैं मीजोप्रोस्टोल। ठीक है, फिर PPIs तो भी बहुत फेमस ड्रग है जिसका एंडिंग होता है प्राजोल में, लाइक पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, ठीक है, देन एस्मोप्राजोल एक्सेट्रा। ओके, अपने सारे प्राजोल वाले ड्रग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देन एक और नवी क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर। ठीक है, ये कैसे काम करता है, मैंने क्या बोला, एक H प्लस आयन बाहर जाएगा, कब जाएगा, जब एक पोटेशियम आयन अंदर आएगा। अगर पोटेशियम आयन अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो H प्लस आयन बाहर जाएगा नहीं। तो जो पोटेशियम आयन को अंदर आने से रोकते वो ड्रग होते हैं पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर्स, और उन ड्रग का नाम होता है वोनाप्रेज़ान। ठीक है, वोनाप्रेज़ान। फिर हम यूज करते हैं एंटासिड्स, जो पेन रिलीफ में काम आता है, जिसमें हम यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर इसमें हम अदर ड्रग यूज करते हैं जो अल्सर को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वो होती है अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट, उनके नाम है सुक्रालफेट और कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट। ओके, और जो एंटीबायोटिक अपने यूज करते हैं वो होती है क्लेरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल, ओके, इसको याद करना हो तो कैसे कर सकती है इस एंटीबायोटिक को, AMC। ओके, AMC अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरीके से अपने ऐसे भी याद रख सकते हैं। कौन से एंटीबायोटिक अपने इसके लिए यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए, तो AMC। ठीक है, अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल। तो ये जो सारे ड्रग्स है ये हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज। अब हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग देखेंगे। पहले अपने चालू करते हैं M1 ब्लॉकर से। ठीक है, अब जो M1 ब्लॉकर्स होते हैं
M1 ब्लॉकर कैसे काम करते हैं हमने देख लिया। ये जो इधर प्री सिनेप्टिकली जो रिसेप्टर प्रेजेंट, अगर मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा तो वो क्या करेगा, ACH का जो रिलीज है उसको इनिबिट कर देगा। ठीक है, मतलब ACH का रिलीज होगा नहीं, इट इनिबिट द रिलीज ऑफ ACH। ACH की रिलीज को इनिबिट कर देगा कि ACH का रिलीज इनिबिट हो गया तो ACH इधर बाइंड भी नहीं होगा। अगर ACH M3 रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली HCl का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ड्रग है उसको हम वाइडली अभी भी यूज करते नहीं है। क्यों ऐसा भाई? पहले तो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं हमने अभी देखा, पैरेंजेपिन एंड टेलेंजेपिन। ठीक है, ये पैरेंजेपिन टेलेंजेपिन अभी हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 65 to 70% एसिड प्रोडक्शन को कम करते हैं। इट डिक्रीजेस एसिड प्रोडक्शन बाय ओके 65 to 70%। इसलिए अभी हम इसको उतना वाइडली यूज करते नहीं है। मींस जब हम एसिड का प्रोडक्शन कब होता है? जब हम खाना खाते तब, और दूसरा जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते तब भी थोड़ा अमाउंट ऑफ HCl रिलीज होता रहता है, बट थोड़ा कम अमाउंट में होता है। तो ये जो ड्रग है वो वाले HCl के रिलीज को रोकते नहीं है, और जब भी हम ये ड्रग देंगे तब ये ड्रग कुछ ही अमाउंट ऑफ HCl के प्रोडक्शन को कम करते, इतने एफिकेशियस होते नहीं, इनकी इतनी पोटेंसी होती नहीं है। इसलिए अभी हम इसको इतना वाइडली यूज नहीं करते। ठीक है, दूसरा इसमें क्लास आता है H2 ब्लॉकर्स। अब H2 ब्लॉकर्स का तो मैंने बताया, जो H2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करे, हिस्टामिन को ब्लॉक करे। हिस्टामिन क्या कर रहा था? हिस्टामिन क्या कर रहा था? HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा था। तो अगर मैं हिस्टामिन को जाके ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा? इट डिक्रीजेस HCl प्रोडक्शन, वो HCl के प्रोडक्शन को कम कर देगा। वेरी लॉजिकल थिंग। ओके, और ये बात हमको पता ही है, जनरल बात है। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है अब हम थोड़ा उसकी डिटेलिंग देखते हैं। इसमें जो जीपेट में मेनली पूछा जाता है वो होता है सिमेटिडिन के बारे में। ठीक है, सिमेटिडिन, डॉक्साटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ये सारे ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिमेटिडिन है भाई, देखो जो सिमेटिडिन ड्रग है वो ड्रग गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है। ठीक है, क्या करेगा ये ड्रग? क्या कॉज करता है? गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, क्या कॉज करेगा? गायनेकोमेस्टिया। और जो फीमेल है उसके अंदर भी इनफर्टिलिटी कॉज करता है, इसलिए हम सिमेटिडिन को जनरली प्रिस्क्राइब करते नहीं है। अगर आपको याद रखना हो कि भाई कौन कौन से ऐसे ड्रग है जो गायनेकोमेस्टिया कॉज करते हैं, क्योंकि जीपेट में पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस गायनेकोमेस्टिया, और कोई ड्रग का नाम दे देंगे लाइक डिजॉक्सिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ डिजॉक्सिन और साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन, तो उसके अंदर ऑप्शन में होगा गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए एक फेमस निमोनिक है जिसको हम बोलते हैं डिस्को। क्या है? डिस्को। ठीक है, सी और इधर के भी लिखते काफी लोग। DI फॉर डिजॉक्सिन, S फॉर स्पाइरोनोलैक्टोन, C फॉर सिमेटिडिन और कीटोकोनाजोल, और O फॉर इस्ट्रोजन। ये जो सारे ड्रग्स है, दिस ड्रग कॉसेस गायनेकोमेस्टिया। तो कभी भी कोई पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉसेस गायनेकोमेस्टिया, तो क्या याद रखने का? डिस्को। ठीक है, तो एक तो सिमेटिडिन गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है, इनफर्टिलिटी कॉज करता है, और सिमेटिडिन इज ऑल्सो माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर। ये क्या करेगा? सिमेटिडिन जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनको इनिबिट करता है। ठीक है, अगर माइक्रोसोमल एंजाइम को इनिबिट करेगा, एक वस्तु ऐसी याद रखने की, कोई भी ड्रग है वो अगर माइक्रोसोमल एंजाइम से मेटाबोलाइज होता है तो वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन शो करेगा। तो कोई भी ऐसा ड्रग है जो माइक्रोसोमल एंजाइम को इनिबिट कर रहा है या तो इंड्यूस कर रहा है, तो मैं उसके साथ कोई दूसरी ड्रग कॉम्बिनेशन में दूंगा तो बहुत सोच समझ के दूंगा। क्यों ऐसा? मान लो कि मैंने सिमेटिडिन दी किसी पेशेंट को, ठीक है, और साथ में मैंने उसको थियोफाइलिन प्रिस्क्राइब कर दी। ठीक है, थियोफाइलिन मान लो CYP के कोई फैमिली मेंबर से मेटाबोलाइज होता है 3A4 से। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है। और अगर मैंने सिमेटिडिन ली तो सिमेटिडिन ने क्या किया? वो तो भाई माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर है, उसने क्या किया? फटाक से जाके इसको इनिबिट कर दिया।
अब भाई CYP3A4 इनिबिट हो गया, तो आप लोगों को लगता है थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म हो पाएगा? हो पाएगा? यस, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब थियोफाइलिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगी? टॉक्सिसिटी। क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम सिमेटिडिन भी जनरली प्रिस्क्राइब करते नहीं है। तो सिमेटिडिन का ये थोड़े कुछ साइड इफेक्ट्स थे, लाइक कि वो एक डिस्को ड्रग है। दूसरा, वो क्या कॉज करता है? यस, इट इनहिबिट माइक्रोसोमल एंजाइम, सो इट शो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग H2 ब्लॉकर्स। अब हम देखेंगे, तो अब हम देखते हैं अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग में कौन सा ड्रग आएगा? दैट इज मिसोप्रोस्टोल। ओके, मिसोप्रोस्टोल। अब ये मिसोप्रोस्टोल का काम क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है? तो मिसोप्रोस्टोल इट इंक्रीजेस द म्यूकस सिक्रीशन, वो स्टमक के अंदर म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है, देन इट इंक्रीज द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के लेवल को भी बढ़ा देता है, एंड इट डिक्रीज HCl प्रोडक्शन, HCl के प्रोडक्शन को कम कर देता है। कौन? मिसोप्रोस्टोल। ठीक है, इसीलिए इसको हम यूज कर सकते हैं इन NSAIDs इंड्यूस पेप्टिक अल्सर। ओके, इट कैन बी यूज इन NSAIDs इंड्यूस पेप्टिक अल्सर। क्यों NSAIDs इंड्यूस पेप्टिक अल्सर? क्यों? क्योंकि NSAIDs क्या कर रहा था? जो COX-1 एंजाइम था उसको इनिबिट कर रहा था, जिसकी वजह से म्यूकस का सिक्रीशन कम हो जा रहा था, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन कम हो जा रहा था, और HCl का प्रोडक्शन बढ़ जा रहा था। तो इसने क्या किया? उसके सारे काम को ऊंधे कर दिए। ठीक है, मतलब इसने एक स्टमक के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवर बना दिया। इसने क्या किया? पहले ये स्टमक है, स्टमक के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवर बना दिया अच्छे से। ठीक है, और दूसरा क्या किया? HCl का प्रोडक्शन कम कर दिया और बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा कि भाई एसिड कम हो गया और बेस ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली पीएच थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे हमारी स्टमक है उसके अंदर अल्सर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी NSAIDs इंड्यूस पेप्टिक अल्सर होगा तब मैं ये ड्रग इजीली यूज कर सकता हूं। लेकिन ये ड्रग को जब भी मैं यूज कर रहा हूं तो इसका एक खास ध्यान रखना चाहिए इसमें एक बात, और ये MCQ में पूछा जाता है जीपेट में, लाइक मिसोप्रोस्टोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। कि मिसोप्रोस्टोल कभी भी प्रेग्नेंट वुमन में देते नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि मिसोप्रोस्टोल इज अ स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टर। मिसोप्रोस्टोल क्या करेगा? इट स्ट्रांगली यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब भाई बच्चा पेट में है, यूट्रस में है, ठीक है, अगर किसी मदर ने मिसोप्रोस्टोल ले ली तो वो इतना स्ट्रांगली यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि बच्चे का उधर ही दम घुट जाएगा और बच्चा उधर ही मर सकता है। ठीक है, इसीलिए मिसोप्रोस्टोल को कभी भी हम प्रेग्नेंट वुमेन्स में देते नहीं है, इस चीज का थोड़ा खास ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमन। ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग। अब हम देखेंगे PPIs, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीपेट लोगों की पसंद और सारे एग्जामों की पसंद है PPIs। ठीक है, PPIs बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं PPIs क्या होता है। तो PPIs का पहला काम क्या है? मान लो पैराइटल सेल है, इधर ये पंप होता है। कौन सा पंप होता है? H+K+ एटीपेस। H+K+ एटीपेस जो पंप होता है, इसमें एक H+ आयन बाहर जाता है, K+ आयन अंदर आता है, जो भी हमने देखा। अगर मैं इस पंप को ब्लॉक कर दूं, अगर मैंने इस पंप को इनिबिट कर दिया, तो आप लोगों को लगता है इधर H+ आयन बाहर जा पाएगा? नहीं। K+ आयन अंदर आ पाएगा? नहीं। अगर H+ आयन बाहर नहीं गया तो HCl बनेगा? नहीं। तो ऑटोमेटिकली HCl का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने सीधा उसकी दुखती नस पे वार कर दिया। ठीक है, पैराइटल सेल है, उधर जहां मुझे वार करना था सीधे मैंने उधर ही मेन ठिकाने को ही उसको हटा दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। मतलब जब भी मैं PPIs देता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 90 से 95% HCl का प्रोडक्शन को वो कम कर देता है। कौन? PPIs। दैट्स व्हाई PPIs आर कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है PPIs, और PPIs काफी जगह ड्रग ऑफ चॉइस होता है, वो हम अभी देखते हैं। तो PPIs का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि
इट इरिवर्सिबली इनिबिट हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप। इसका मतलब क्या कि एक बार जो पीपीआई से इस पंप को इनिबिट कर दिया तो ये पंप हमेशा के लिए इनिबिट हो गया, ये पंप दोबारा कभी काम कर पाएगा नहीं, ये इरिवर्सिबली इनिबिट करता है, इसलिए इसको हम हीट और रन ड्रग्स भी बोलते हैं, हीट एंड रन ड्रग्स। ओके, और कुछ इसको सुसाइडल ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये ड्रग क्या करेगा, इरिवर्सिबली इसको इनिबिट कर दिया। अब समझो, अगर इसने इसको इरिवर्सिबली इनिबिट कर दिया ये पंप को, तो मैं ये ड्रग पेशेंट को सिर्फ दिन में एक बार दे सकता हूं, और इसको हम ब्रेकफास्ट के पहले देते हैं। ठीक है, हम इसको ब्रेकफास्ट के पहले देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट के पहले जो HCl, एक बार सुबह अगर H+ पोटेशियम पंप इनिबिट हो गया सुबह सुबह, तो अगले दिन HCl का प्रोडक्शन कम रहेगा। ठीक है, जिससे पेशेंट को हाइपर एसिडिटी हो, GERD हो, या तो पेप्टिक अल्सर हो, किसी से भी उसको ट्रीट होगा। ठीक है, कोई भी डिसीज से उसको ट्रीट हो जाएगा। पता चला? दूसरा, जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो खाने के हमेशा आधे घंटे पहले दिए जाते हैं। ये MCQ जीपेट में पूछा हुआ है कि पेप्टिक अल्सर गिवन 30 मिनट्स टू 1 आवर बिफोर मील। ओके, 30 मिनट से 1 घंटे पहले दिया जाता है ये ड्रग। ओके, अब थोड़ा इस ड्रग के बारे में हम डिटेल देखते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हाँ, पहले तो इसके अंदर कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं? पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, एस्मोप्राजोल, देन लेंसोप्राजोल, ओमिप्राजोल। ये जो सारे प्राजोल वाले ड्रग है ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। किसके अंदर? पीपीआई के अंदर। अब ये जो सारे ड्रग्स है, ये ड्रग सारे ही कैसे इरिवर्सिबली हाइड्रोजन पोटेशियम पंप को इनिबिट करते हैं, बट इनका एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर एसिड लेबाइल्स। एसिड लेबाइल मतलब कि मान लो ये स्टमक है, इधर जब भी मैंने किसी को पीपीआई दी है, ये पीपीआई जब मैंने किसी को प्रिस्क्राइब की, तो स्टमक के अंदर जो HCl होगा, स्टमक के अंदर जो HCl होगा ना, वो इस पीपीआई को डिग्रेड कर देगा। क्या करेगा? इस पीपीआई को डिग्रेड कर देगा। अगर ये पीपीआई डिग्रेड हो गई तो फिर तो कुछ काम की रहेगी नहीं। सो दे आर कंसिडर एज एसिड लेवल, मतलब वो एसिड, अगर एसिड के कांटेक्ट में है तो वो डिग्रेड हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आप कभी भी नोटिस करना कि जो पीपीआई की प्रिपरेशन होती है वो मार्केट में मिलती है इन अ फॉर्म ऑफ एंट्री कोटेड टेबलेट्स। ओके, और इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। ठीक है, कैसे मिलेगा? इन फॉर्म ऑफ एंट्री कोटेड टेबलेट और इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। क्यों ऐसा? एंट्री कोटेड में हमको पता है हम कि उसके अंदर यूड्राजिड जैसे पॉलीमर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, जो एंट्री कोटेड टेबलेट्स क्या करते हैं, जो एंट्री कोटेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होगा। मतलब अगर मैं ये ड्रग एंट्री कोटेड में दूंगा तो ये ड्रग पहले क्या होगा? ठीक है, ये पहले आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, मान लो ये हमारी ड्रग थी और इसके ऊपर ये कोई पॉलीमर था। ओके, तो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अल्कलाइन पीएच होगा उससे ये पॉलीमर अलग हो जाएगा और हमारी ड्रग अलग हो जाएगी। ठीक है, ये ड्रग क्या होगी? फिर इधर से होगी एब्सॉर्ब, इधर से एब्सॉर्ब होने के बाद कहां आएगी? यस, पैराइटल सेल के पास। किसके पास आएगी? पैराइटल सेल के पास। पैराइटल सेल के अंदर जाएगी और जाके इधर जो H+ पोटेशियम एटीपेज चैनल है, ठीक है, इसको इनिबिट कर देगी। और इसकी खास बात क्या होती है पता है? कि ये एसिड लेबाइल है, एसिड के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन इसको अगर एक्टिव करना है, मतलब इसको काम करना है, तो इसको एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए। ठीक है, दोगलापन है कि एक एसिड से मैं डिग्रेड हो जाता हूं, लेकिन अगर मेरे को काम करना है तो मुझे एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये जो ड्रग है ये पैराइटल सेल में जाएगी, उसके बाद उसको एसिडिक एनवायरमेंट मिलेगा तो ही ये इसको इनिबिट कर पाएगी। और ऑब्वियसली चीज है, पैराइटल सेल के अंदर H+ आयन होंगे, वही पैराइटल सेल से तो H+ आयन बाहर आते हैं, तो जो H+ आयन पैराइटल सेल में होंगे तो पैराइटल सेल में एसिडिक एनवायरमेंट ऑलरेडी होने वाला है, जिसकी वजह से ये ड्रग उधर एक्शन शो करेगी। दूसरा, जो भी पीपीआई से दे ऑल आर प्रो ड्रग्स। कैसे होते हैं? दे ऑल आर प्रो ड्रग्स होते हैं। ठीक है,
वो उनका आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो एक्टिवेट होते हैं इन सल्फिनामाइड। ये उसका एक्टिव फॉर्म होता है किसका, प्रोड्रग्स का। जो पीपीआईज होते हैं ना वो प्रोड्रग्स होते हैं। प्रोड्रग्स का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव ड्रग। आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। सो प्रोड्रग्स का मतलब क्या, दे आर इनएक्टिव ड्रग, आफ्टर मेटाबॉलिज्म दे कन्वर्ट इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, ठीक है। तो उनका एक्टिव मेटाबोलाइट ये होता है। अब ये जो एक्टिव मेटाबोलाइट होगा, ये एक्टिव मेटाबोलाइट फिर इसको जाके इनहिबिट कर देगा। डन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके मेन आते हैं अपने साइड इफेक्ट्स पे। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, वैसे देखने जाए तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सबसे सेफ ड्रग है, ठीक है। सबसे सेफ ड्रग है, सबसे इफेक्टिव ड्रग है। लेकिन अगर ये ड्रग को हम महीनों और सालों तक कंटिन्यूअसली लेंगे तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। कैसे कि ये ड्रग क्या करेगा, एचसीएल के प्रोडक्शन को कम करता है। एचसीएल के प्रोडक्शन को कम करता है। कुछ आयंस और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो जरूरी होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस विटामिन, मतलब एचसीएल की वजह से कुछ आयंस और कुछ विटामिन एब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एचसीएल के प्रोडक्शन को तो कम कर दिया है। इसका मतलब कि जो चीज एचसीएल की वजह से एब्सॉर्ब हो रही थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ठीक है। तो अगर जब भी मैं किसी को लॉन्ग टर्म तक पीपीएस दूंगा तो वो कैल्शियम के लेवल को कम कर देगा, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हो जाएंगे पेशेंट्स को, ठीक है। देन हमारे जो पैरेटल सेल होता है उसमें एक आर फैक्टर करके रिलीज होता है। वो आर फैक्टर विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। तो अगर आर फैक्टर रिलीज नहीं होगा, मैंने एचसीएल के प्रोडक्शन को कम कर दिया जिसकी वजह से आर फैक्टर भी रिलीज नहीं हो रहा पैरेटल सेल से, आर फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो वो विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। जिसकी वजह से क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। तीसरा इसका क्या साइड इफेक्ट है कि देखो, जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें काफी बार बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, कुछ वायरसेस, मतलब कुछ भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाते हैं। तो हमारा एचसीएल इतना स्ट्रांग होता है कि वो सबको किल कर देता है। उस एचसीएल की प्रॉपर्टी भी होती है कि वो जो बाहर के फॉरेन सब्सटेंस जो फूड के थ्रू आ रहे हैं उसको किल कर देता है। लेकिन हमने एचसीएल के प्रोडक्शन को तो कम कर दिया है, तो एचसीएल कम होगा तो जो फॉरेन पैथोजन है वो भी किल नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी मैं किसी पेशेंट को पीपीएस दूंगा तो वो इन्फेक्शन के चांसेस को भी बढ़ा देगा, ठीक है। वो इन्फेक्शन के चांसेस को भी बढ़ा देगा। पता चला, ये पीपीएस के साइड इफेक्ट है कब, जब मैं लॉन्ग टर्म में पीपीआई को यूज करूंगा तब। उसके बाद एक पीपीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हम देखते हैं। सुनो, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में क्या होता है, ये एक ड्रग होता है जिसका नाम होता है क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल इज एंटी प्लेटलेट ड्रग, ठीक है। ये यूज करते फॉर एमआई के ट्रीटमेंट में। और ये जो क्लोपिडोग्रेल होता है वो प्रो ड्रग होता है। अब इसको एक्टिवेट करना है, देखो मैंने अभी बताया कि जो प्रो ड्रग्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो क्लोपिडोग्रेल का भी पहले मेटाबॉलिज्म होगा फिर ही तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, तो एक माइक्रोसोमल एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं CYP2C19। ये माइक्रोसोमल एंजाइम होता है जो क्लोपिडोग्रेल को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जब हमने क्लोपिडोग्रेल के साथ पीपीआईस कंबाइन कर दी, मैंने इसके साथ पीपीआईस दी लाइक ओमिप्राजोल, तो ओमिप्राजोल पीपीआईस ये सब क्या करते हैं, ये जाके CYP2C19 को इनिबिट कर देंगे। क्या करेंगे, ये जाके CYP2C19 को इनिबिट कर देंगे। अब भाई ये एंजाइम अगर इनिबिट हो गया तो आप लोगों को लगता है ये क्लोपिडोग्रेल कभी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा, यस नहीं। तो क्लोपिडोग्रेल जैसे आया वैसे बाहर, जैसे उसको खाया वैसे वो बाहर भी निकल जाएगा, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो मैंने पेशेंट को पीपीआईस क्यों दी, मैंने अच्छा सोच के दिया कि भाई इसको बेचारे को पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो ला मैं इसको पीपीआईस प्रिस्क्राइब कर दी, इसको जिसका पेप्टिक अल्सर कम हो गया। लेकिन मैंने ये तो देखा नहीं कि इसको डॉक्टर ने क्लोपिडोग्रेल प्रिस्क्राइब करके रखी है। अगर क्लोपिडोग्रेल प्रिस्क्राइब करके रखी है, उसको डॉक्टर ने क्लोपिडोग्रेल क्यों दी होगी, क्लोपिडोग्रेल इज एंटीप्लेटलेट ड्रग, वो एमआई जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, हार्ट अटैक के चांसेस को कम करेगा। तो पता चला कि भाई पीपीआईस दिया और हार्ट अटैक हो गया,
ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम पीपीआईस को कभी भी क्लोपिडोग्रेल के साथ देते नहीं है। अगर मान लो फिर भी हमको पीपीआईस को क्लोपिडोग्रेल के साथ देना पड़े, तो एक पीपीआई होता है जो लीस्ट इसका इनिबिट करता है, विच लीस्ट इनिबिट दिस CYP2C19, वो होता है राबिप्राजोल। ओके, मैं राबिप्राजोल दे सकता हूं, क्यों? क्योंकि राबिप्राजोल लीस्ट इनिबिशन करता है, किसका? CYP2C19 का। ओके, इसका लीस्ट इनिबिशन करेगा। डन। तो ये था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीपीआईस। डन। नाउ जो अभी ड्रग बताए मैंने, पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर, उसके अंदर जो ड्रग का नाम था दैट इज वोनाप्रेजन। ये जो ड्रग है वोनाप्रेजन, ये क्या करती है? मैंने अभी बताया कि एक पोटेशियम अंदर आएगा तो एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, अगर पोटेशियम अंदर नहीं आएगा तो हाइड्रोजन भी बाहर नहीं जाएगा। तो वोनाप्रेजन क्या कहती है? पोटेशियम को अंदर ही नहीं आने देती, कि तू अंदर जाएगा नहीं तो हाइड्रोजन भी बाहर आएगा नहीं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ नाउ इट इज वाइडली यूज, अभी वाइडली यूज होने वाली ड्रग ये है पीपीआईएस के बाद। और इसमें जो पीपीआईएस के अंदर जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, जैसे कि पीपीआईएस को क्लोपिडोग्रेल के साथ नहीं दे सकते, इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, पीपीआईएस इरिवर्सिबली ब्लॉक करती है, इरिवर्सिबली ब्लॉक करती नहीं है। तो इसके कुछ ये एडवांटेजेस है वोनोप्रेसन के। ठीक है, ये इट इनिबिट पोटेशियम चैनल, ओके, कॉम्पिटिटिवली। डन। फिर हम आते हैं एंटासिड्स पे भी। एंटासिड्स सबसे इंपॉर्टेंट। अब एक वस्तु बताओ, किसी को पेप्टिक अल्सर हुआ और उसको पेन हो रहा है, तो पेन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ HCl प्रोडक्शन। ये जो HCl है ना, ये अपना दोस्त है तो साथ में थोड़ा दुश्मनों जैसा भी बिहेव करता है कभी कभी। ठीक है, अगर मान लो किसी को पेप्टिक अल्सर हुआ इधर, ठीक है, अब किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ तो हम तो ऐसा नहीं बोल सकते भाई खाना पीना बंद कर, खाए वगैरह तो इंसान नहीं जी सकता, तो हम थोड़ी उसको ऐसा बोलेंगे। तब उस समय क्या होता है कि जो HCl रिलीज हो रहा है, ये HCl क्या करता है? इस अल्सर को प्रोवोक करता है, मतलब इस अल्सर को बढ़ाता है। ठीक है, उसको प्लोरिफरेट करता है, जिससे अल्सर बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इधर से ब्लीडिंग भी होती है, जिसकी वजह से इधर पेन भी कॉज होता है। तो ये अगर मुझे पेन को रिलीव करना है, पेन होता है। ठीक है, अगर मुझे इस पेन को कम करना है तो मैं क्या करूंगा? पेन हो किसकी वजह से रहा है? क्योंकि HCl रिलीज हो रहा है। चलो मैंने पेप्टिक अल्सर तो पीपीआईएस तो दी है, लेकिन पीपीआईएस पेन को कम नहीं करेगा, वो HCl के प्रोडक्शन को कम करेगा। तो मुझे पेन को कम करना है तो मैं क्या करूंगा? ये HCl को न्यूट्रलाइज कर दूंगा। क्या करूंगा? इधर ये जो HCl फुदक रहे, इनको मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा। तो इनको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? यस, हमारा एंटासिड। तो एंटासिड दो टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे तो सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक दो टाइप के एंटासिड होते हैं, बट अभी हम पढ़ेंगे दो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं? ये जाएंगे तुरंत ही जो पीएच है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो पेशेंट को पेन हो रहा था वो पेन चला जाएगा। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया कॉज करता है। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया कॉज करता है। तो अगर मैंने सिर्फ किसी को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दी तो चलो उसने एसिड तो न्यूट्रलाइज कर दिया, अपन सुबह उसको दिक्कत हो गई पेशेंट को। ठीक है, रात को दी तो रात को भाई तो सो गया, लेकिन सुबह उसको दिक्कत हो गई। अगर मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दी तो भाई वो रात को सो ही नहीं पाया, अब क्या पता चला अक्खा रात भाई बाथरूम में पड़े हो, तो इससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरली अगर आपने प्रिपरेशन देखी हो मार्केट में, तो मार्केट में ऑलवेज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन करके देते। कैसे देते? कंबाइन करके देते। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम अगर कॉन्स्टिपेशन करेगा तो मैग्नीशियम उसके कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देगा। मैग्नीशियम जो डायरिया कर रहा है तो एल्यूमिनियम उसको डायरिया नहीं करने देगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं चल मैं तुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं करने दूंगा, वो बोलते हैं चल मैं तुझे डायरिया नहीं करने दूंगा। तो ऐसे करके एक दूसरे की इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं। इसीलिए हम मार्केट में देखते हैं तो दोनों एंटासिड हम साथ में दी जाती है, साथ में पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, सिस्टमिक एंटासिड हम इसलिए नहीं देते क्योंकि सिस्टमिक एंटासिड एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद चांसेस है कि वो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस कर सकती है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस कर सकती है। इसके अंदर हम इसके लिए हम सिस्टमेटिक एंटासिड देते नहीं, हम नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड देते। इसके एग्जांपल होते ये।
देन अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स। अबे अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स का क्या फायदा है? देखो, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स का मतलब क्या कि ये अल्सर हुआ है पेशेंट को, ठीक है, ये अल्सर पे मुझे प्रोटेक्ट करना है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ानी है, ठीक है। अगर किसी को अल्सर हुआ है तो वो पेशेंट को हम खाना खाने के लिए ना तो नहीं पाड़ सकते, लेकिन उसको जिंदा रखना तो खाना तो देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये पेप्टिक अल्सर है, उसको अगर मैं कवर कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। समझो कि ये स्टमक है, ठीक है, इधर पेशेंट को अल्सर हुआ है, इधर पेशेंट को अल्सर हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको एक तरीके से कवर कर दूं, क्या करूं, इस तरीके से इस पे कवरिंग चढ़ा दूं, तो क्या होगा उससे, ये कवरिंग चढ़ाने से जो इधर HCl रिलीज हो रहा था वो HCl इस अल्सर पे जाके बाइंड नहीं होगा, मतलब एक कवच चढ़ा दिया, अगर कवच चढ़ गया तो HCl इस पे जाके बाइंड नहीं होगा, अगर HCl इस पे जाके बाइंड नहीं होगा तो इसको प्रोलिफरेट भी नहीं करेगा, अगर प्रोलिफरेट नहीं करेगा तो इसके अंदर ब्लीडिंग भी नहीं होगी, ठीक है, और धीरे धीरे करके अल्सर ये हील हो जाएगा। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं सुक्राल्फेट एंड कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट, कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट और कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट, ठीक है, सुक्राल्फेट, कोलोइडल बिस्मथ सॉल्ट एंड कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट, ठीक है, उसका सॉल्ट फॉर्म होता है। अब इसके अंदर जो सुक्राल्फेट है, सुक्राल्फेट की खास बात क्या है पता है, ये जो सुक्राल्फेट है, सुक्राल्फेट भाई जब भी काम करेगा जब पीएच लेस देन 4 हो, पीएच लेस देन 4, अगर मान लो पीएच 4 से ज्यादा है तो सुक्राल्फेट काम नहीं होगा, काम नहीं करेगा। सुक्राल्फेट को जब भी मैंने दिया तो स्टमक का जो HCl है, ये HCl क्या करेगा, सुक्राल्फेट को पॉलीमराइज करेगा, पॉलीमराइज करेगा। तो अगर मेरे को सुक्राल्फेट को पॉलीमराइज करना है तो मेरे को पीएच लेस देन 4 चाहिए, ठीक है। अब भाई कुछ पेशेंट्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, वो क्या, उन्होंने क्या किया, उनको थोड़ी एसिडिटी हुई, उन्होंने साथ में ले लिया एंटासिड कि भाई मतलब वो एसिड, मेरे को बहुत एसिडिटी हो रही है, मैं काम करता हूँ, एंटासिड की बोतल है उसको मैं गटक लेता हूँ, ठीक है। तो उसने जब एंटासिड लिया, पेशेंट ने जब एंटासिड लिया तो क्या होगा, एंटासिड लेने के बाद जो पीएच है वो तो बढ़ के कितना हो गया, वो तो बढ़ के 5 से ज्यादा हो गया अथवा 6 हो गया, मतलब पीएच 5 और 6 के इक्वल हो गया। अब भाई उसके बाद अगर मैं पेशेंट को सुक्राल्फेट देता हूं तो आप लोगों को लगता है असर कर पाएगा? नहीं, क्यों, सुक्राल्फेट जब भी काम करेगा जब पीएच लेस देन 4 हो, लेकिन जब मैंने पेशेंट को एंटासिड दी तो एंटासिड ने तो क्या किया, पीएच को बढ़ा दिया, तो सुक्राल्फेट का तो कुछ काम रहा नहीं। इसीलिए कभी भी हम सुक्राल्फेट देते हैं तो उसके साथ एंटासिड कभी देते नहीं है, ठीक है। तो एंटासिड, सुक्राल्फेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद एंटासिड, सुक्राल्फेट को कभी भी एंटासिड के साथ देना नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछाया जाता है, ठीक है, कि वाई सुक्राल्फेट कैन नॉट गिवन, क्योंकि एंटासिड पीएच बढ़ा देगा, जिससे सुक्राल्फेट पॉलीमराइज नहीं हो पाएगा, ना पॉलीमराइज हो पाएगा, ना ही वो प्रोटेक्शन दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट बताया सीबीएस, उसका एक पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट है कि एक तो वो ब्लैक स्टूल, उसका एक थोड़ा साइड इफेक्ट है कि ब्लैक स्टूल करता है, और ओस्टियोडिस्ट्रोफी, ओस्टियोडिस्ट्रोफी भी कॉज करता है, ठीक है। और सीबीएस कुछ बुकों में ऐसा लिखा है कि जो सीबीएस है वो पॉलीमराइज कब होगा, जब उसका पीएच लेस देन 5 होगा, स्टमक का पीएच लेस देन 5 जब सीबीएस पॉलीमराइज होता है, कुछ बुकों में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अबाउट अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स। अब हमारे हम अंतिम पड़ाव पे आ गए, एंटीबायोटिक्स। किस पे, एंटीबायोटिक्स पे। तो अभी मैंने बताया कौन सी एंटीबायोटिक अपने यूज करते हैं, एएमसी, अमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स हम यूज करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर की थेरापी में हम एक ट्रिपल ड्रग थेरापी देते हैं,
ठीक है। ट्रिपल ड्रग थेरेपी में हम क्या करेंगे, एक पीपीआई देते, साथ में दो एंटीबायोटिक्स देते। क्या देते? एक पीपीआई और दो एंटीबायोटिक हम देते हैं इन ट्रिपल ड्रग थेरेपी। इसको याद रखना, ठीक है। जैसे ट्रिपल ड्रग थेरेपी में हम ये, अब मान लो किसी पेशेंट को मैंने ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी, ठीक है, 2 हफ्ते तक मैंने किसी को ये ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी, उसके छता भी उस पेशेंट को असर हुआ नहीं, मतलब उस पेशेंट को डिसीज ट्रीट नहीं हो रही, देन हम देंगे टेट्रा ड्रग थेरेपी, मतलब सॉरी क्वाड्रापल ड्रग थेरेपी, सॉरी क्वाड्रापल ड्रग थेरेपी, जिसमें हम क्या करते, एक पीपीआई देंगे, दो एंटीबायोटिक्स तो देंगे, साथ में एक कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट इसके अंदर हम ऐड कर देते। क्या करते, इसके अंदर एक पीपीआई, एक कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट और दो एंटीबायोटिक इसके अंदर यूज करते हैं। और इसके अंदर जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं क्वाड्रपल थेरेपी में वो होती है टेट्रासाइक्लिन, साइक्लिन और अदर, और मेट्रोनिडाजोल। ओके, टेट्रासाइक्लिन एंड मेट्रोनिडाजोल हम इसके अंदर यूज करते हैं इन क्वाड्रपल ड्रग थेरेपी। ओके, एंटीबायोटिक कौन से यूज करते हैं, ये जो क्वाड्रपल ड्रग थेरेपी ये जीपैट 2022 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना। ओके, तो ये था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। आप ये वीडियो को अच्छे से देखो, उसमें एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसकी नोट्स बनाओ, ठीक है। इसके बार का मोस्ट प्रोबेबली आ सकता नहीं है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया, इट इज मच मोर देन इनफ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।